आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। सबसे पहले जानिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार सुबह यानी कि आज ही की सुबह धान की रोपाई करते हुए तस्वीरों में कैद हुए हैं। दरअसल सीएम धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा में है। बरसात के चलते आजकल खेतों में धान की रोपाई चल रही है। सीएम धामी ने सुबह जब खेतों में रोपाई होती हुई देखी तो उनसे रोका नहीं गया, वो भी उतर गए रोपाई करने। इस दौरान हुड़के की थाप की भी चलती रही। रोपाई के बाद सीएम धामी ने खेतों में काम कर रहे किसानों से बातचीत की। सीएम धामी ने कहा कि उनको उनका बचपन याद आ गया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने आज सुबह की है। खटीमा चंपावत में मुख्यमंत्री धामी मौजूद है और देखिए हर बार उनका एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। कभी मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो चाय की दुकान पर बैठ के लोगों से चर्चा करने लग जाते हैं। कभी मॉर्निंग वॉक पर निकलते निकलते किसी के घर पहुंच के उनसे बातचीत करने लग जाते हैं। तो वहीं देखिए जब यहाँ धान रोपे जा रहे हैं तो अपने आप को रुक नहीं पाए और उतर गए पानी। एक अलग अंदाज मुख्यमंत्री धामी का। ना सिर्फ धान की रोपाई की बल्कि देखिए आसपास के लोगों के साथ बातचीत भी की, छोटे बच्चों से भी मुलाकात की। और आइए बात करते हैं पंचायत चुनाव की। देखिए उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और अब तक पूरे प्रदेश में 32,239 नामांकन हुए हैं। आज से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी किए जा सकते हैं। इसके बाद 14 जुलाई को पहले और 18 जुलाई को दूसरे चरण के लिए सिंबल मिलेंगे। पंचायत चुनाव 2 चरणों में होना है। ये महीना बेहद व्यस्त उत्तराखंड के लिए और पंचायत चुनाव के लिहाज से हर पार्टी के लिए। पिथौरागढ़ से अगली खबर, जहां पर रिटायर्ड आईजी विमला गुंजियाल आज करेंगी नामांकन। गुंजी से ग्राम प्रधान के लिए करेंगी नामांकन। उत्तराखंड पुलिस में आईजी रही हैं विमला गुंजियाल। दोपहर में धारचूला ब्लॉक में भरेंगी नॉमिनेशन फॉर्म। विमला गुंजियाल निर्विरोध चुने जाने की इनकी संभावना है। उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव के लिए नामांकन जोरों पर है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जानकारी भी आप ले रहे हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि नामांकन के दौरान एक से बढ़कर एक क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, जो ग्राम प्रधान से लेकर बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्य तक बनना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि में पंचायत चुनाव के नामांकन की सरगर्मी तेज है। ब्लॉक मुख्यालयों से लेकर जिला पंचायत मुख्यालय तक में खूब हलचल है। लेकिन इस हलचल के लिए ऐसे प्रोफेशनल अपना नामांकन लेकर पहुंच रहे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन अपनी और लोगों का ध्यान खींच रही है। एक स्कूल में टीचर कविता आर्या ने बसानी गांव से ग्राम प्रधान बनने के लिए नौकरी तक छोड़ दी। यही हाल गौलापार से आई दीक्षा बिष्ट और वैशाली नेगी का भी है, जो बीएड करने के बाद ग्राम प्रधान की रेस में शामिल हैं। मैंने एमए किया है एजुकेशन से और मैंने टीचिंग भी की है और अब मैं राजनीति में आना चाहती हूँ। मेरा मेन मोटिव ये है कि जो हमारे ग्राम सभा में बहुत सारे सार्वजनिक काम अवरुद्ध हैं
मेन ये है कि आवारा जो जानवर घूम रहे हैं हमारे, जिससे किसानों को बहुत फसलों से बहुत नुकसान हो रहा है। मैं वैसे टीचर बनना चाहती थी, लेकिन मुझे इस बार मौका मिला है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं, तो मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला इस बार, तो मैंने इस बार अपना नामांकन कराने आज आई हूं यहाँ। यही नहीं, अभी तक अपने पति के व्यवसाय और राजनीति में हाथ बटा रही मीना पांडे तो अब सब काम छोड़ छाड़कर हल्द्वानी का ब्लॉक प्रमुख बनने का ख्वाब देख रही हैं। यही नहीं, पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट और स्वयं सहायता चलाने वाली नीलू नेगी तो इतने जोश में है कि अपने इलाके में चुनावी झंडा गाड़ चुकी हैं। मैं महिलाओं को स्वरोजगार दिलाना चाहती हूँ, मतलब जिससे महिलाएं आगे आए। महिलाओं को आगे लाने के लिए और पढ़े लिखे लोगों को आगे लाने के लिए सरकार ने 50% आरक्षण लागू किया गया है। क्योंकि मैं समाज में सक्रिय रहती हूँ, महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, क्षेत्र में थोड़ा विकास करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैं आगे बढ़ूँ। इन्हीं प्रत्याशियों के बीच आईटी प्रोफेशनल रही रीता बिष्ट भी अपना नामांकन करने पहुंची। यही नहीं, LLB कर नए नवेले वकील बने कपिल सिंह देवपा भी ग्राम प्रधान बनने का सपना देख रहे हैं। सर्वप्रथम मेरा मुख्य उद्देश्य अपने गांव का विकास है। सड़क, बिजली और पानी को लेके मेरा मुख्य उद्देश्य गांव की समस्या में जो भी समस्या है उसे हल करने का है। मैं पनियाली ग्राम सभा से ग्राम प्रधान पद हेतु उठ रहा हूँ। इससे पूर्व में मेरी चाची और मेरे पिताजी भी प्रधान रहे हुए हैं। जाहिर है, पंचायत के स्तर पर खूब टैलेंट निखर कर सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि प्रत्याशियों की ये क्वालिफिकेशन वोटर्स को अपनी ओर कितना आकर्षित करती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। प्रदेश में जहां एक और पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जौनसार बाबर के लोग भ्रष्टाचार का परिचय दे रहे हैं। कई जगह पर लोग आपसी सहमति से सिर्फ एक ही उम्मीदवार का नामांकन करा रहे हैं, जिससे निर्विरोध चुनाव जीता जा सके। चक्राता और कालसी विकास खंडों की 50 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों का निर्विरोध जीतना तय हो गया है। साथ ही कई क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी सर्वसम्मति से चुने जाना तय हो गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला दल टनकपुर पहुंच गया है और इस दल में 13 महिलाओं के साथ कुल 45 यात्री शामिल हैं। टनकपुर पहुंचने पर दल के सदस्यों का स्वागत हुआ। ये पहला मौका है कि मानसरोवर यात्रा टनकपुर के रास्ते हो रही है। सरोवर यात्रा जो लिपुलेख की तरफ पहली यात्रा जा रही है, पहली ट्रिप, इस ट्रिप में संयोगवश सबसे बुजुर्ग मैं हूँ। एज के हिसाब से मैं बुजुर्ग सबसे, और संयोग से भगवान ने जो है लॉटरी में मेरा नाम निकाला। 2 दिन के हेल्थ चेकअप में भी मेरे को सफलता मिल गई। संयोग से मैंने अप्लाई किया और पहले ही बैच मेरा नाम आ गया। तो इतनी बड़ी खुशी है कि मतलब मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत बड़ी कृपा है। और मैं ही नहीं, मेरे साथ के जितने करीब 40-45 लोग हैं, सब बहुत उत्साहित हैं। उत्तराखंड में 500 से ज्यादा मज़ारों पर बुलडोजर चलाने के बाद भी राज्य में अतिक्रमण का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब देखिए, धामी सरकार इसे जड़ से खत्म करने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स बनाने जा रही है, जो कि युद्ध स्तर पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करेगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अब तक 530 से ज्यादा ऐसी मजारें जमींदोज की जा चुकी हैं जो सरकारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर बनाई गई थीं। लेकिन धार्मिक प्रतीकों की आड़ में जमीन कब्जाने का ये गोरख धंधा अब भी जारी है। गुरुवार को काशीपुर में 5 और अवैध मजारों पर बुलडोजर चला। राजधानी देहरादून में 40 नई मजारें चिन्हित की गई हैं। पछुआदून इलाके में ईदगाह के नाम पर कई बीघा सरकारी जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। अब सरकार ने सभी जिलों में विभागीय टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया है। ये टीमें सरकारी जमीन पर हो रहे हर तरह के अतिक्रमण को चिन्हित करेगी और बिना देर किए ध्वस्त करेंगी। गृह विभाग इस अभियान की रोजाना समीक्षा करेगा।
देखते हुए जिला स्तर की जो समिति है वो अलग अलग विभागों की निगरानी करेगी और साथ ही में उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे मुख्यालय पे करेगी। जो अन्य विभाग है जो जुड़े हुए हैं इससे, लेकिन उनके पास वो व्यवस्था नहीं है, तो प्रशासन और पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। ये तो रहा प्रशासनिक पक्ष, लेकिन इसे लेकर सियासत भी जोर पकड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि ये देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने का कुचक्र था जो कांग्रेस शासन के दौरान रचा गया था। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी को पलायन, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न नजर नहीं आता। मजार मस्जिद गिनाकर ही बीजेपी मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रही है। और एक दौर ऐसा चला कांग्रेस के ज़माने में जिस समय इनकी संख्या बहुत तेज़ी से, इनकी तादाद बढ़ी है। तो लंबे समय की शिकायतों के बाद और आरक्षित वन भूमि को मुक्त कराने का ये बहुत बड़ा चैलेंज राज्य सरकार के सामने था। मैं धामी जी को बधाई देना चाहता हूँ। कितने स्कूल बंद हो गए हैं उनको नहीं गिना, किन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है उनको नहीं गिना, कितने बच्चे बेरोजगार हैं जिन्होंने 8-9 बार परीक्षाएं दे दी हैं लेकिन कहीं कुछ उनका बन नहीं रहा। कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कितने अधिकारी उनके घूस लेते पकड़े जा रहे हैं, उसको गिनने का काम नहीं कर रहे हैं। ये सब भाजपा जो है यही गिन करके काम चल रहा है। जब यही गिन करके काम चल रहा है तो उनकी गिनने दी। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग पूरे प्रदेश में धार्मिक प्रतीकों की आड़ में किए गए अतिक्रमण की लिस्ट तैयार करवा रहा है। अभी सिर्फ मजारों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में ईदगाह, मदरसे और अन्य अवैध निर्माण भी बुलडोजर की जद में आ सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। चमोली से अगली खबर है, जहां पर थराली में नारायण बगड़ मोटर मार्ग पर मलतुरा के पास में एक गाड़ी नीचे खाई में जा गिरी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को रेस्क्यू करके उसे अस्पताल में भर्ती कराया। ड्राइवर का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कर्णप्रयाग से वापस बागेश्वर जा रही थी ये गाड़ी। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग में कपीरी स्टैंड के पास में सड़क किनारे खड़ी हुई कार पर पहाड़ी से गिरे बोल्डर और बोल्डर की चपेट में आने से कार हुई क्षतिग्रस्त। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय कार में कोई मौजूद नहीं था। बागेश्वर से अगली खबर है, जहां पर आज भारी बारिश का अलर्ट है, जिसको देखते हुए बागेश्वर के सभी स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। उत्तरकाशी में रविवार को बादल फटने से हुई भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री हाईवे से अब 6 दिन के बाद भी ये नहीं खुल पाया है। यहां से ये जानकारी है। हाईवे को खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। सिलाई बैंड के पास तक सभी वॉशआउट रोड को खोल दिया गया है। उधर मानसून का कहर लगातार जारी है। देहरादून से महज 30 किलोमीटर दूर सहसपुर विधानसभा के गांव बटौली के पास में कुदरत की तबाही देख सकते हैं आप। डराने वाली तस्वीरें हैं ये। पहाड़ी से बारिश के पानी के साथ साथ मलबा, मिट्टी, रेता सब कुछ बहकर नीचे आ रहा है। उत्तरकाशी के सिउणा गांव के ग्रामीणों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्रामीणों में एक और गुलदार की दहशत देखी जा रही है तो दूसरी ओर जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से उफनती नदी को पार करती हुई तस्वीरें आई हैं। गांव के करीब 35 से ज़्यादा परिवार लंबे समय से गांव को सड़क और पुल से जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया। आजकल बहुत लोग आ रहे हैं वोट मांगने, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ इतनी ज़्यादा नदी आ रखी है कि लोग जब इस जंगल के रास्ते पे जाते हैं तो हमने कई बार अपने आंखों से गंगोरी से यहाँ कई बार गुलदार देखे हैं, और कई बच्चे मतलब यहाँ पे कई लड़कियाँ बाढ़ में बह चुकी हैं इसके कारण, और स्कूली बच्चों को तो ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पे। रास्ता भी बहुत खतरनाक है। पैदल रास्ता डूब गया क्या? हाँ, पैदल वाला रास्ता डूब गया, ऊपर से पत्थर भी आते हैं। कई लोग में बहुत ये हो गई, चोट आ गई लोगों को, अब क्योंकि नदी सामने अब आजकल तो नदी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हम कहीं से नहीं जा पा रहे हैं।
बरसात के मौसम में एक और नदी का बढ़ता जल स्तर और दूसरे ओर जो शुड़ा गांव के ग्रामीण हैं, ट्रॉली के सहारे ही उनकी ज़िंदगी रहती है। इस समय ग्राउंड जीरो पे न्यूज़ 18 है। न्यूज़ 18 आपको दिखा सकता है, ये ट्रॉली है और ट्रॉली से खींचते समय कितना संघर्ष ग्रामीण को करना पड़ता है। अपने परिवार के सदस्यों को बुलाना पड़ता है और सदस्य वहाँ से रस्सी खींचता है और यहाँ से ग्रामीण जाता है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो ग्रामीण हैं इस ट्रॉली से सफ़र करते हैं, कई बार चोटिल भी हुए हैं। तो नदी का जलस्तर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बरसात में जो नदी का जलस्तर है उफान मारते हुए बह रहा है। तो ग्रामीणों में नाराजगी लगातार बनी हुई है, जिसका नतीजा है कि ग्रामीण अपना आक्रोश समय समय पे जिला मुख्यालय पे दिखाते आते हैं और इनकी सूद अभी तक नहीं ली गई है। बलबीर कुमार, न्यूज़ 18, शुड़ा गांव, उत्तरकाशी। मॉनसून पीक पर है, ऐसे में देहरादून नगर निगम का नया नोटिस लोगों के गले नहीं उतर रहा है। शहर में 36 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और इनके आसपास रहने वालों को इलाका छोड़ने का नोटिस भेज दिया गया है। और नोटिस में क्या कुछ खास लिखा गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून में 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ऐसी बिल्डिंग चिन्हित की गई है जहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ये पुरानी इमारतें शहर के बीचों बीच मुख्य बाजारों में आए दिन दिखती हैं, लेकिन ताजुब इस बात का है कि नगर निगम के अधिकारियों की नजर साल भर इन पर नहीं जाती, लेकिन ठीक बरसात के वक्त नगर निगम के सोए हुए अधिकारियों को इनकी याद आ जाती है। अब मॉनसून में मुद्दा फिर उठा है। इन बिल्डिंग के आसपास रह रहे लोगों को यहाँ से हटने को कहा गया है, जिसके बाद लोगों में गुस्सा है। सरकार को ये समझ में आया है कि जी ये बिल्डिंगें खाली करनी है, ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी। तो जिन लोगों को ये परेशानी हो रही है उस चीज़ का समाधान पहले निकालना चाहिए था। ये चीज़ें पहले होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि कौन से गिरासू भवन है, कितने लोग उसमें रह रहे हैं, क्या नियम कायदे कानून कहते हैं। ये नहीं कि रातों रात आप उनको नोटिस जारी करके बोल दें कि आप इसको खाली करिए, ये कतई नहीं होना चाहिए। वहीं देहरादून के मेयर का कहना है कि समय समय पर पहले भी नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन लोग कोर्ट चले जाते हैं, इसलिए दिक्कतें आती हैं। देखिए, पहले से क्या है कि इसमें कानूनी विवाद चल रहे हैं और उसके चलते हुए जो हम नोटिस भेजते हैं तो वो किसको दिया जाए, मतलब उसमें कई जो है उसमें हकदार सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में हमने उनको कहा है कि भाई इसमें कोई आबादी ना हो, ये सुनिश्चित हमने किया है और अब बहुत जल्दी हम इसमें कार्रवाई करने का हमने मन बना लिया है। वैसे ये अकेले देहरादून का मामला नहीं है, प्रदेश भर में ऐसी कई बिल्डिंग हैं जहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन समय पर जागने के बजाय अधिकारी इंतजार करते हैं किसी घटना के घटने का और उसके बाद शुरू होती है लीपापोती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इस समय देहरादून से एक बड़ी खबर, जहां पर अब मसूरी आने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है। या मसूरी जा रहे हैं तो अब ऐसे में यहाँ आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। रजिस्ट्रेशन के आंकड़े लाइव होंगे। इसके साथ ही जाम और भीड़ नियंत्रण की डिटेल्स पोर्टल पर अपलोड होंगी। UTDB ने इसके लिए पोर्टल तैयार किया है। भारती सकलानी और जानकारी देंगी, इस पर फोन लाइन पर है। भारती सकलानी, ये खबर विस्तार से बताएं। मसूरी अब अगर जाना चाहते हैं तो किस तरह का ये रजिस्ट्रेशन है जो जरूरी हो गया है? तकरीबन हर साल जब टूरिस्ट सीजन होता है 20 लाख से ज्यादा लोगों की आमद मसूरी में होती है और इस बार तो हमने देखा कैसे जाम की समस्या से लोग परेशान हुए। कई जगह से खबरें आई जब लगातार घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे और उसके बाद दिक्कतें आई। तो ये एक्सरसाइज काफी लंबे समय से चल रही थी कि लोगों की मॉनिटरिंग हो, कितने लोग वहां पर आ रहे हैं ये पता चल सके ताकि नीचे ही लोगों को रोका जा सके। होटल्स वहां पर व्यवस्थाएं हैं लोगों के लिए कि नहीं, इसको देखा जा सके। इस वजह से ये पोर्टल अब तैयार किया है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की तरफ से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देश के बाद, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी पर्यटक मसूरी आएंगे उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, जिसमें वो अपनी डिटेल्स डालेंगे, गाड़ी का नंबर भी उसमें देना होगा, कितने दिन के लिए वो वहां पर रुक रहे। तो ये सारी डिटेल्स इस पर अपलोड की जाएंगी जिससे पता चल सके, ट्रैफिक नियंत्रण यहाँ पर किया जा सके, लोगों को वहां पर व्यवस्थाएं किस तरह की मिल सकती है, इसकी डिटेल्स
भी यहाँ पर पता चल सके और नीचे ही लोगों को रोका जा सके। इस वजह से पोर्टल तैयार किया गया है जिस पर सारी डिटेल्स अपलोड। शुक्रिया जानकारी के लिए भारती सकलानी आपका। हरिद्वार से खबर, जहां पर धनपुरा में स्कूल से लौट रही छात्रा की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर डाली, जिससे लड़की घायल हो गई। ये घटना पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। करीब आधा दर्जन लोग बुरी तरह से लड़की को पीट रहे हैं। लड़की, लड़का, लड़कियां मिलकर और महिलाएं भी इनमें शामिल हैं, इस बच्ची को पीट रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि तीर्थ यात्री अपने साथ लाठी डंडे लेकर क्यों चल रहे हैं। चेकिंग के दौरान हर रोज पाया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की गाड़ी में लाठी और डंडे मौजूद हैं, जबकि हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्री तलवार के साथ यहां पहुंच रहे हैं और हथियार भी लेकर यात्रा कर रहे हैं। चमोली पुलिस लगातार चेकिंग अभियान के दौरान लाठी और डंडे बरामद कर रही है और सभी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में BHEL क्षेत्र की आवासीय कॉलोनी में जंगली हाथी घुस गया। हाथी ने घरों के बाहर लगे हुए पेड़ पौधे उखाड़ दिए और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं ये। इस हाथी की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हैं। काफ़ी देर तक रिहायशी इलाके में उत्पात मचाता रहा ये हाथी और चहलकदमी करता रहा। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। कॉर्बेट को बाघों की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ बाघ अच्छी तादाद में पाए जाते हैं। ये बाघ कई बार इंसान के साथ टकराव का कारण बनते हैं। अब इस टकराव का एक कारण आवारा पशु भी होते हैं। देखिए रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास का वन क्षेत्र बाघों के लिए जाना जाता है। बाघ जंगल में हिरन और दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन कई बार ये बाघ आबादी वाले इलाकों की तरफ रुख करते हैं, जिससे इंसान के साथ इनका टकराव होता है। इसके लिए कई बार आवारा पशु जिम्मेदार होते हैं, जो जंगल किनारे घूमते मिल जाते हैं और बाघ इनका आसानी से शिकार कर लेते हैं। इन आवारा पशुओं के आसान शिकार के चलते बाघ इन पर निर्भर होने लगते हैं, जो बाद में इंसान के साथ संघर्ष का रूप लेता है। तो ये पशु रात के समय में आबादी के आसपास सड़कों पर बैठे रहते हैं और आसान शिकार की तलाश में जो हिंसक पशु हैं, चाहे टाइगर हो या लेपर्ड हो, कई बार आकर इनको मार चुके हैं। उनको इजी प्रे या आसानी से शिकार करने वाला पशु मिल जाता है और उससे उनको ये जब आदत पड़ती है तो वो जो ह्यूमन हैबिटेशन है, जो आबादी है, उसके आसपास भी फिर आने की उनकी आदत पड़ जाती है, जो खतरनाक होती है, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाती है और पूरे क्षेत्र में जो इंसान है जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए खतरा बढ़ाती है। कॉर्बेट की सीमा से लगे NH 309 पर बड़ी संख्या में आवारा पशु घूमते दिखाई देते हैं, जो बाघों को शिकार के लिए दावत देते हैं। ऐसे में इन आवारा पशुओं के लिए सरकार को ही कोई कदम उठाना होगा, जिससे इंसान से बाघ का टकराव कम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ियों के रूट पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए गए हैं। फिर भी कई जगह पर चोरी छिपे दुकान के मालिक के नाम पर खुलासे हो रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम हरिद्वार जिले में हरिद्वार हाईवे पर गुप्ता चाट भंडार में पहुंची, लेकिन अंदर पेमेंट का स्कैनर गुलफाम नाम से सामने आया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ये दुकान किराए पे दे रखी है। अच्छा, आपने दुकान में किराए पे दे रखी है? ये किराए पे दे रखी है। अच्छा, लेकिन बाहर से क्योंकि लोग अगर रुकेंगे तो गुप्ता चाट के नाम से रुकेंगे। हाँ, वो बात सही है। जब पेमेंट करने जाते हैं तो वो बात आपकी सही है, सब कुछ आप सही कह रहे हैं। हम तो बंद करवा दें, ऐसी कोई बात नहीं, बंद करा देंगे। नहीं, बंद कराने वाली बात नहीं है, हाँ। लेकिन आपने तो काफी देर से चलाया हुआ है। हाँ, हम हमारा अपना ही है, हमारे पास कोई सब लड़के है, ऐसी बात कोई नहीं है। वो जो परिसर का मालिक है और दुकानदार दोनों को थाने लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है।
प्रकरण में जो आगे लीगल कार्रवाई की जा सकती है वो हम करेंगे, क्योंकि इसमें क्या वेरिफिकेशन के इन पे या किस एंड पे वायलेशन हुआ है उस पर हम एक बार जांच करके आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। कांवड़ यात्रा रूट होने में अब मात्र हफ्ते भर का समय रह गया है कांवड़ यात्रा शुरू होने में, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अब अंतिम रूप इसको दे रहा है। कांवड़ को लेकर धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। कांवड़ रूट पर होटल ढाबों में खाद्य सामग्री बेचने वालों को फूड लाइसेंस लेना जरूरी होगा। बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माना लगेगा। अंदर मेरे पास खाने वाने का होगा सिस्टम, वेजिटेरियन, बिल्कुल वेजिटेबल प्योर। फूड लाइसेंस वगैरह आपने लिया है? फूड लाइसेंस मेरा है, मेरा अप्लाई हुआ है फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस मेरा कावड़ से पहले आने वाला है। ये कावड़ की तैयारी चल रही है, अब बोलों के लिए अपना सारी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं बोलों के लिए कम से कम रखते हैं, बिल्कुल जितना कम से कम होता है उतना कम से कम रखते हैं। कावड़ में हमारी और कम रेट लिस्ट बनती है। सर अभी 2 महीने हुए हैं हमारे को, और ये मालिक है नंगला इमरती के हैं, ये नफीस, तो उनसे हमने किराए पे लिया, और एक मेरा भांजा है दिनेश। तो आपको कैसा लगा कि हरियाणा से यहाँ के सिर्फ कावड़ियों के लिए या नहीं सर, कावड़ियों के लिए नहीं, हमने तो ये 5 साल के लिए किया हुआ है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, उसको लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। जिस तरीके से धामी सरकार ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि जो कांवड़ पटरी पर या कांवड़ हाईवे पर जो भी दुकानें होंगी उनका फूड लाइसेंस होना ज़रूरी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये ढाबे यहाँ पे संचालित हो रहे हैं, इनको खास तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे शिव भक्त रुकेंगे उनका भोजन किस तरीके का होगा, क्या इन होटल ढाबों में बनेगा, उसको कितनी शुद्धता होगी, साफ़ सफाई की किस तरीके की व्यवस्था होगी, वो साफ दिशा निर्देश धामी सरकार ने दिए हैं, ताकि जो शिव भक्त हैं करोड़ों की संख्या में हरिद्वार जल लेने शिव भक्त आएंगे उनको कोई परेशानी ना हो। और ये खास तौर पे मैं उसी रूट पे अभी खड़ा हूँ जहाँ से शिव भक्त गुजरेंगे, तो कहीं ना कहीं जो धामी सरकार की जो व्यवस्था है, जो खास तौर पे जो होटल ढाबे संचालित करने वाले जो संचालक हैं उनके लिए खास दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि वो इस नियम का पालन नहीं करते हैं, उनके पास जो फूड का लाइसेंस नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जुर्माना भी दिया जाएगा। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18 रुड़की। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।